तो क्या उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए, उत्तर प्रदेश में दंगे कराने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही? क्योंकि आज जो कुछ आगरा में हुआ वो तो इसी ओर इशारा करता है। जरा तस्वीरें देखिए, नमाज के बाद नमाजियों में कितना गुस्सा है, सभी भड़के हुए हैं, नारे लगा रहे हैं। आगरा के मुसलमान मांग कर रहे हैं कि जिस शख्स ने शाही जामा मस्जिद के हौज के पास बोरे में जानवर का कटा हुआ सिर रखा, उसे फांसी की सजा दी जाए और इनका गुस्सा वाजिब भी है। आज जुम्मे के दिन इतनी बड़ी साजिश रची गई, लेकिन शुक्र मनाइए कि यूपी पुलिस ने 3 घंटे के भीतर उस शख्स को पकड़ लिया जिसने अपराध किया था। और अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इसका असली मास्टरमाइंड कौन है, इस आदमी का आका कौन है, वो कौन है जिसके इशारे पर नजीरुद्दीन ने मस्जिद में एक जानवर का कटा हुआ सिर रखा था। एक ऐसा गुनाह है जिसका मकसद यूपी को जलाना था। आज सुबह ही शाही जामा मस्जिद में प्लास्टिक बैग में जानवर का सिर रखे जाने की सूचना मिली थी। सुबह जब लोग नमाज के लिए पहुंचे तो बैग पर नजर पड़ी। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने पुलिस को सूचना दी। बैग मस्जिद के हॉल के एक कोने में रखा गया। पुलिस ने वहां से बैग हटाया और इसके बाद मस्जिद की पूरी धुलाई की गई। पुलिस ने फौरन इस मामले की जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी कैमरे की मदद से ये पड़ताल शुरू की गई कि आखिर इसके पीछे किस आदमी का हाथ। सीसीटीवी में एक शख्स मस्जिद में बैग रखते हुए देखा गया और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को 3 घंटे के भीतर खोज निकाला। इसकी पहचान नजरुद्दीन के रूप में की गई। तो नजरुद्दीन से जो पूछताछ हो रही है उसमें यह पता चला है कि इसने बैग तो रखा था, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया, अभी पुलिस इसका खुलासा नहीं कर रही। लेकिन पुलिस ने इसको कैसे पकड़ा, एक बार वो आपको जरूर सुनना चाहिए। देखिए, इसमें कल यहाँ पे आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि कोई मांस यहाँ पर मिला। तो उस क्रम में हम लोगों ने सीसीटीवी खंगालना शुरू किया और यहाँ क्योंकि जामा मस्जिद में स्वयं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो वहाँ उसमें उसको देखा गया। उसके बाद उसको ट्रेस किया गया। जब इसमें पूरी सिटी की ईस्ट वेस्ट और सीपी सर की सबकी एसओजी सर्विलांस लगभग 100 लोग तत्काल इसमें लगाए गए। इन्होंने सबने ट्रेस किया तो स्कूटी पर ये जाता हुआ दिखा। फाइनली इसको ये पता चला कि इसने एक दुकान से खरीदा था और इस व्यक्ति का नाम है नजरुद्दीन। फिर इसको हम लोग इसमें सुबह से लगे हुए थे। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसको अरेस्ट कर लिया है और इससे पूछताछ की जा रही है और ये इसने क्यों ये घटना की है इसके बारे में जानकारी की जा रही है। तो ये आगरा शहर के डीसीपी सोनम कुमार हैं और आपने सुना कि इन्होंने क्या क्या बताया। मस्जिद में जानवर का सिर रखे जाने की सूचना मिलने के फौरन बाद 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई और उसकी पड़ताल शुरू की गई कि किस शख्स का ये काम है। जबकि सोचिए कि आए दिन आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी की सरकार तो दंगा करवाने में यकीन करती है, लेकिन जिस सरकार का मकसद दंगे को बढ़ावा देना होगा, क्या उसकी पुलिस इतनी तत्परता दिखाएगी? जिसका मकसद यह होगा कि राज्य में माहौल बिगड़ जाए, देश का माहौल खराब हो जाए, क्या वो फौरन इतनी लंबी चौड़ी टीम बनाकर इस तरह की कार्रवाई करेंगे? ऐसा ही होता तो पुलिस इस घटना का खुलासा 3 घंटे के भीतर नहीं कर देती। यह स्पष्ट है कि यह सारी जद्दोजहद, सारी कोशिश, सारी मेहनत इसलिए की गई ताकि यूपी का माहौल नहीं बिगड़े, कहीं किसी असामाजिक तत्व को, कहीं किसी कट्टरपंथी को लोगों को भड़काने और उकसाने का नया मौका ना मिल जाए। इसीलिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। एक तरीके से देखा जाए तो योगी की पूरी फोर्स मस्जिद के खिलाफ जो सांप्रदायिक साजिश रची गई थी उसकी पड़ताल करने में जुट गई और उसका रिजल्ट भी 3 घंटे के अंदर निकालकर सामने रख दिया। और एक और अहम बात, आज जुम्मे का दिन और आज ही के दिन वक्फ कानून के खिलाफ कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का कॉल दे रखा था और देख लीजिए कि आज ही के दिन इस साजिश को अंजाम दिया गया। सोचिए कि किस लेवल पर जाकर यूपी का माहौल बिगाड़ने का पूरा खेल चल रहा था। यानी कि कोशिश यह थी कि जिस दिन मस्जिद में सबसे ज्यादा नमाजी आते हैं, जिस दिन मस्जिद में सबसे ज्यादा भीड़ होती है,
उसी दिन ऐसी साजिश रची जाए, उसी दिन कुछ ऐसा किया जाए कि वहां आने वाले नमाजी, वहां आने वाले लोग भड़क जाएं और ये जो लोगों का गुस्सा है वो दंगे का रूप ले। लेकिन अगर पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई होती इस पूरे मामले में, तो क्या मालूम ये जो घटना हुई इसका अंजाम क्या होता। ऐसे में सवाल भी उठा है कि जब आज के दिन को लेकर इतनी सारी खबरें पुलिस को थी, इतना सेंसिटिव दिन था आज, तो आगरा पुलिस ने पहले से ही क्यों नहीं तैयारी की थी। तो इस सवाल का जवाब भी डीसीपी ने दिया और उन्होंने बताया कि एक दो नहीं बल्कि आगरा में 3 लेवल पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी, एंटी रॉयट टीम तैयार की गई थी। तो सारे इंतजाम थे और इसी इंतजाम का नतीजा है कि गुनहगार को 3 घंटे के भीतर पकड़कर पुलिस ने सामने कर दिया। ना नजरुद्दीन कामयाब हो पाया और ना आग लगाने की सोच रखने वाले उसके आका। और ये बात मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए लोग मानते और समझते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि जामा मस्जिद में जो कुछ हुआ वो सिर्फ और सिर्फ शैतानी साजिश और कुछ नहीं। एक बार सुनिए जरा इन्हें। हमारे साथ फैसल साहब है बात करने के लिए मस्जिद कमेटी से। सर, क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या पता चला था आप लोगों को और उसके बाद क्या हुआ? आज सुबह 7 बजे हमें कॉल आई थी मस्जिद से कि यहाँ किसी जानवर का जो है वो फेस रख दिया गया है काट कर। तो आनंद फानन में हम आए, हमने पुलिस को इत्तला करी। यहाँ तत्काल पुलिस फोर्स पहुंच गया पूरी तरीके से, डीसीपी सिटी साहब वगैरह सब आ गए और यहाँ पे पूरी मस्जिद के अंदर हमने सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए हुए हैं जो कोने कोने तक लगे हुए हैं। तो जब वो कैमरे चेक किए तो उसका फेस आ गया और फेस आने के बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात करी और उसको तुरंत ही 11 बजे पुलिस ने गुडवर्क करके और उसको पकड़ लिया गया। कौन था ये आरोपी? बताया जा रहा है बगल का ही रहने वाला था। हाँ, ये मंटोला क्षेत्र का रहने वाला है और अब वो उसने तो रखा है, उसने कहा मैंने रखा है। उसके पीछे कौन कौन है ये अब पुलिस पता लगा रही है। तो हमें तो उम्मीद है बहुत जल्दी पुलिस इसको पूरे मामले को खोल देगी। क्या आगरा के शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी ये पूरा एपिसोड रच के? देखिए, जैसे हालात चल रहे हैं आगरा शांत है बिल्कुल। किसी मामले में मुस्लिम समुदाय ने कभी कोई पहल नहीं की है अभी तक, चाहे एनआरसी हुआ हो, सीए हुआ हो, बफ का हुआ हो, अभी तक कोई भी आगरा शहर के अंदर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। क्या पता कि मतलब उसको कि मुस्लिम समाज क्यों बैठा हुआ है, क्यों नहीं निकल के आ रहा है, या तो ये हो सकता है या फिर और कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है किसी भी तरीके की। आप लोगों को लगता है कोई साजिश हो सकता है, इसके पीछे जांच होनी चाहिए? सर बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो तो शांति हो गई, पुलिस ने पता लगा लिया, हम लोगों ने भी मेहनत की। अगर कुछ ऐसी कुछ नहीं पता लगता तो कुछ भी हो सकता था। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आज नमाज शांति से हुई, कुछ लोग बाहर निकल के ये भी पता चला कि प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा हुआ था। नहीं सर, ये हमें ये लगता है वो 8-10 लोग थे। जब यहाँ के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी ने नमाज खत्म होने के बाद सबसे अपील की आप अपने अपने घर पे चले जाइए, तो 8-10 लोग थे, उन्होंने एकदम फांसी चाहिए। वो यहाँ के लोग नहीं है सर, वो जो इस माहौल को बिगाड़ने में फेल हुए हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं के भेजे हुए लोग हैं। बिल्कुल। तो ये फैसल साहब थे मस्जिद इंतजामिया कमेटी से, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो माहौल है वो शांत था और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जो जांच है वो अभी की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज न सिर्फ आगरा को जलने से बचाया है, बल्कि न जाने कितने बेगुनाहों की भी जान बचाई। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि धर्म स्थलों पर जानवरों के मांस फेंके जाने के मामले कितने खतरनाक रंग ले लेते हैं, ये जानना है तो आज से 43 साल पहले मुरादाबाद दंगों की रिपोर्ट पढ़िए, जो योगी सरकार ने 2 साल पहले ही जारी किया। क्या हुआ था मुरादाबाद में साल 1980 में, कैसा भयानक दंगा हुआ था और क्यों हुआ था, ये आप जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि आज जो आगरा में कटे हुए जानवर का जो कटा हुआ सिर रखा गया मस्जिद में, उसके पीछे की साजिश कितनी खौफनाक और कितनी भयानक। 43 साल पहले जो जांच रिपोर्ट आई है 1980 के दंगों की और जिसे योगी सरकार ने सार्वजनिक किया, उसमें लिखा गया कि उस दंगे में 80 से ज्यादा लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। मुरादाबाद दंगों को लेकर विधानसभा के पटल पर रखी गई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि डॉक्टर शमीम अहमद के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग
और डॉक्टर हामिद हुसैन उर्फ डॉक्टर अज्जी के नेतृत्व वाले खाकसारों और उनके समर्थकों और भाड़े पर लाए गए लोगों ने पूरी कारगुजारी को अंजाम दिया था। क्या किया गया था? तो मुरादाबाद में दंगे को भड़काने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ नमाजियों के बीच जानवरों को धकेल दिया गया। इसी तरीके से जुमे की नमाज हो रही थी, बड़ी संख्या में लोग मस्जिद में इकट्ठा थे और इसी बीच ऐसे जानवरों को उनके बीच छोड़ दिया गया जो कि एक तरीके से प्रतिबंधित है। इसके बाद अफवाह फैली और गुस्साए मुसलमानों ने पुलिस चौकी, पहले वहां से दंगे की शुरुआत हुई, पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया और उसके बाद देखते देखते एक सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गई ये घटना। और देख लीजिए कि आज आगरा में भी बिल्कुल वही साजिश रची गई। इस बार नजरुद्दीन के पीछे कौन है इसका खुलासा होना बाकी है, लेकिन एक कल्पना भी डराने वाली है कि अगर पुलिस ने जल्दी से आरोपियों को अगर पकड़ा नहीं होता तो यह घटना जाने क्या रंग ले लेती। अगर इस घटना की आड़ को लेकर दंगा भड़का दिया जाता तो इसी पुलिस, इसी सरकार को यह कहकर घेरने की कोशिश की जाती कि यह सरकार दंगा भड़काने वाली सरकार है। यह सरकार इस बात में यकीन करती है कि देश में माहौल खराब रहे। लेकिन आज विपक्ष की एक तरीके से जो उनकी कोशिश थी उसकी हवा निकल गई। यह प्रयास किया गया कि कैसे वहां सांप्रदायिक तनाव बनाया जाए और दंगे कराए जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत तत्परता के साथ इस पूरे मामले का खुलासा किया है। इस पूरे मामले में जो वांछित अभियुक्त था उसको डिजिटल एविडेंस के साथ बिना पर उसको गिरफ्तार किया है। और कौन कौन लोग इस साजिश में जुड़े हैं इसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश को अब दंगों की भूमि नहीं बनने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से सांप्रदायिक दंगे करने वाले सभी चेहरों को बेनकाब करेंगे। और अब इस आगरा वाली साजिश का एक और महत्वपूर्ण पहलू समझिए। जैसा कि आपको हमने दिखाया कि यूपी पुलिस ने चंद घंटे में ही एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर दिया, धर्मस्थल पर जानवर का सिर फेंकने वाले को पकड़ लिया, तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर को देखिए और समझिए कि कैसे योगी सरकार एक और बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एकदम तैयार है। आगरा पुलिस के जो नए नए डंडे लाए गए हैं, आगरा पुलिस ने जो मंगवाए हैं वो जरा देखिए इसको। और ये किस चीज की तैयारी है? तो आगरा में 12 अप्रैल को यानी कि कल राणा सांगा की जयंती पर करनी सेना विशाल जनसभा करने जा रहा है। उससे पहले प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है, चुस्त दुरुस्त है और तैनात तैयार है किसी भी प्रकार की हिंसक स्थिति से निपटने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आगरा पुलिस ने बड़े स्तर पर तैयारी की। खासतौर से पुलिस ने 1000 नए डंडे और हेलमेट मंगवाए। साथ में जगह जगह बैरिकेडिंग की जा रही है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस का पहरा बढ़ाया जा रहा है। और ये सारी तैयारी इसलिए है क्योंकि राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के एक विवादित बयान को लेकर क्षत्रिय करणी सेना ने आक्रोश जताते हुए कहा था कि उनके घर का घेराव किया जाएगा। कुछ दिन पहले करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद सुमन के आगरा वाले घर पर प्रदर्शन भी किया जिसमें पुलिस से झड़प भी हुई। अब करनी सेना इस पूरे मुद्दे को लेकर राणा सांगा की जयंती पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की उसने घोषणा की। तो इसकी तैयारी के रूप में योगी की पुलिस ने यह सारी चीजें कल डिस्प्ले की और दिखाया कि अगर किसी तरीके से राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी तो पुलिस ऐसे लोगों से निपटने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। एकदम मैसेज क्लियर है, योगी सरकार किसी कीमत पर यूपी का माहौल बिगड़ने नहीं देगी। तो अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको देश का मूड मीटर में कि कांग्रेस पार्टी को आतंकी तहव्वुर राना की इतनी ज्यादा फिक्र क्यों सता रही है। इतनी फिक्र जितनी कि पाकिस्तान को भी नहीं हो रही। तो
तो हमारे देश में आतंकवादियों को बचाने के लिए आधी रात को अदालतों के दरवाजे खुलवाने की एक राजनीतिक परंपरा रही, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की अदालत एक आतंकवादी को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसके गुनाहों का हिसाब करने के लिए आधी रात को खुली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रात 2 बजे तहव्वुर राणा को 18 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया और अब एनआईए मुंबई हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही। लेकिन आप यह देखिए कि तहव्वुर राणा को लेकर जितना चिंतित पाकिस्तान नहीं है, उससे ज्यादा चिंता तो इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को हो रही है। मतलब पाकिस्तान तो कह रहा है कि उसका तहव्वुर राणा से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन कांग्रेस खुद को तहव्वुर राणा की हितैषी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि आतंकवादी तहव्वुर राणा को फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए, जो कि जाहिर सी बात है कि मिलेगा ही। यह हिंदुस्तान है जहां संविधान और कानून से देश चलता है। फिर भी कांग्रेस तहव्वुर को लेकर इतनी फिक्रमंद क्यों दिखाई दे रही है, यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जरा एक बार उनका बयान सुनिए। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा। मतलब आप देख रहे हैं, एक आतंकवादी जिसने मुंबई अटैक की प्लानिंग की, जो देश के 166 नागरिकों के कत्लेआम का जिम्मेदार है, कांग्रेस उसको लेकर चिंतित कि उसे फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस ने यह नहीं कहा कि इस देश के 166 बेगुनाह नागरिक जो बेवजह मारे गए आतंकी हमले में, इतने सारे लोग जो घायल हुए, उन्हें इंसाफ मिले। कांग्रेस की चिंता यह है कि तहव्वुर राणा को इंसाफ मिलेगा कि नहीं। हालांकि कांग्रेस का कोई नेता जब किसी आतंकी के लिए इतना फिक्रमंद दिखता है तो कोई हैरानी भी नहीं होती। कांग्रेस में दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी को ओसामा जी कहने का प्रचलन है। याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों की फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवा देने का जोश है, और 26/11 के हमले में आतंकी अजमल कसाब जो शामिल था, उसको जेल में बिरयानी खिलाने का रिवाज है। तो तहव्वुर को लेकर जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऐसी बात करते हैं तो कोई हैरानी नहीं होती। और वो क्या कह रहे हैं कि इस देश में कंगारू कोर्ट नहीं चलता, नहीं चलेगा, ऐसा जैसे कि इस देश में सारे आतंकियों को कंगारू कोर्ट के जरिए सजा मिल रही है। भाई, जब अजमल कसाब को कंगारू कोर्ट के जरिए सजा नहीं मिली, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि तहव्वुर राणा को कंगारू कोर्ट के जरिए सजा मिलेगी? और ऐसी कौन सी मिसाल है, ऐसा कौन सा उदाहरण है जब किसी आतंकी को, जब किसी अपराधी को इस देश में कंगारू कोर्ट के तहत सजा दी गई हो? ऐसे में कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता का यह कहना कि तहव्वुर राणा को कंगारू कोर्ट के तहत सजा नहीं होनी चाहिए, क्या इस पूरे देश के जुडिशियल सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं है, साजिश नहीं है? वरना कोई ऐसा क्यों कहेगा? भाई, जब इस देश में निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट है और इस देश में आतंकवादियों की पैरवी में, तो बात को कहने की क्या जरूरत है या कहने की क्या मजबूरी है कि वो कह रहे हैं कि कंगारू कोर्ट के तहत सजा नहीं होनी चाहिए, जैसे इस देश में कंगारू कोर्ट के तहत सजा देने का कोई प्रावधान हो, जैसे कि सजा ऐसे मिलती रही हो। आज तक एक भी ऐसा मामला कांग्रेस के कोई नेता या कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि इस देश में कंगारू कोर्ट के तहत किसी को सजा दी गई हो। लेकिन फिर भी यह माहौल, यह नैरेटिव बनाया जा रहा है। उनको यह समझना चाहिए कि इस देश में मोदी की जो सरकार है,
यह बात सच है कि वो आतंकवादियों को उसकी औकात में रखती। और अगर कांग्रेस चाहती है कि अजमल कसाब की तरह तहब्बुर राणा को भी जेल में बिरयानी खिलाई जाए, उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, तो यह नहीं होने वाला। और जहां तक फेयर ट्रायल की बात है, तो तहब्बुर राणा को भी वो सारी सहूलियतें मिलेंगी जो कानूनी रूप से जरूरी है। और उदाहरण भी देख लीजिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होते ही तहव्वुर राणा का सबसे पहले मेडिकल टेस्ट कराया गया। इसके बाद सीधे उसे दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, आधी रात को, रात के 2 बजे। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि कंगारू कोर्ट में फैसला नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आधी रात में, रात के 2 बजे अदालत बैठ रही है जिसके लिए, और सिर्फ अदालत बैठ नहीं रही, तहव्वुर राणा की पैरवी के लिए एडवोकेट पीयूष सचदेवा को नियुक्त किया गया कि ताकि ऐसा ना हो कि उसका पक्ष कोर्ट के सामने ना आ पाए, उसे पूरा पूरा इंसाफ मिले। और इस देश में जिसने अपनों को खोया, सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, उनको भी इंसाफ मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए ही रात में, आधी रात को इस देश की अदालत बैठी और तहव्वुर राणा जैसे आतंकी को भी वकील दिया गया ताकि उसका पक्ष भी सामने आए। तो ये सब कानून के तहत ही हो रहा है ना। फिर भी कांग्रेस के नेता ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इस देश में कंगारू कोर्ट के जरिए फैसले हो। हालांकि ये कांग्रेस भी जानती है कि आतंकी तहव्वुर राणा को फेयर ट्रायल का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस के बड़े नेता इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं कि वो आतंकवादियों की हितैषी लगे? क्या कांग्रेस उस हद तक चली गई है कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए उसे आतंकियों से हमदर्दी दिखाने में हिचक नहीं होती? वैसे भी मैं क्या ही ये सवाल उठा रहा हूं, आतंकियों से हमदर्दी दिखाने का कांग्रेस का स्टैंडर्ड तो कोई मैच ही नहीं कर सकता। आपको याद होगा कि बाटला हाउस इनकाउंटर के मामले में कैसे साबित करने की कोशिश हुई थी कि एनकाउंटर में आतंकियों के मारे जाने की खबर सुनकर सोनिया गांधी के आंसू रुक नहीं रहे, वो जार बेजार रो रही। आज तहव्वुर के प्रत्यर्पण में भी कांग्रेस के कुछ नेता क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन सच का एक पहलू तो यह भी है कि मुंबई में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो जाने के बावजूद तत्कालीन मनमोहन सरकार ने एकदम नरम रवैया अपनाया था। और हिंदू इतना ही नहीं, आतंकियों के प्रति, पाकिस्तान के प्रति सिर्फ नरम रवैया ही नहीं अपनाया, बल्कि हिंदू टेरर का एक फेक नैरेटिव बनाकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश भी इसी देश में हुई, और उसमें भी कांग्रेस के बड़े चेहरे शामिल थे। इस देश ने देखा था। लेकिन ये आज का भारत और अब मोदी की सरकार है जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानती और आतंकवादियों को सजा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। आप सोचिए, 2008 का मुंबई टेरर अटैक भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला, जो अमेरिका में हुए 26/11 9/11 के हमले जैसा था, 26/11 का हमला, लेकिन जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। ओसामा बिन लादेन को जब तक ढूंढकर मार नहीं दिया तब तक दम नहीं लिया उसने। और अटैक के बाद मनमोहन सरकार ने क्या किया? इस बात के पक्के सबूत थे कि हमले में पाकिस्तान का हाथ है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। यहां तक कि पाकिस्तान में बैठे मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड खुलेआम मुंबई अटैक को अपनी कामयाबी बताते रहे, लेकिन मनमोहन सरकार मौन रही। और बाद में यह बात खुलकर सामने आई, बहुत सारे कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि इससे इस देश के एक वर्ग विशेष में गलत मैसेज जाएगा। मतलब तुष्टीकरण की इंतहा है, कोई मैच ही नहीं कर सकता इसको। और अब जब मोदी सरकार ने मुंबई अटैक के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को भारत लाकर उसके गुनाहों का हिसाब करना शुरू किया है, तो कांग्रेस को इससे भी चिढ़ हो रही। कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण मोदी सरकार की नहीं, मनमोहन सरकार की कामयाबी। पी चिदंबरम ने जो बयान दिया है वो ये कि प्रत्यर्पण राजनीतिक कूटनीति का नतीजा है
जिसकी शुरुआत यूपीए सरकार में हुई। चिदंबरम के मुताबिक यूपीए सरकार ने अमेरिका के साथ राणा के प्रत्यर्पण की बातचीत शुरू की थी और इस प्रत्यर्पण में मोदी सरकार का कोई योगदान नहीं। चिदंबरम के मुताबिक राणा का प्रत्यर्पण यूपीए सरकार के परिश्रम की वजह से ही सफल हो सका। मतलब गजब की पॉलिटिक्स चल रही। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की अगर यूपीए सरकार ने इतनी ही ज्यादा कोशिश की थी तो कामयाब क्यों नहीं हुए? और अब जब मोदी सरकार ने कामयाबी हासिल कर ली है तो पूरा विपक्ष ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई मामूली सी बात है। एक बार कुछ बानगी देखिए। अबू सालेम सबसे बड़ा खतरनाक डॉन था, दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड मैन था, जिसने 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में उसका हिस्सा था, उसको भी लाया था। नई बात क्या है ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो ये फेस्टिवल कर रहे हैं, तो वो राणा फेस्टिवल बना रहे हैं लोग। मेरा मतलब ये है कि राणा को लेके आ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रम्प से टैरिफ माफ करा लिया हो आपने। कोई क्या बड़ी बात कर दी आपने? जिन्होंने गुनाह किया है, जो गुनहगार हैं, जिन्हें इस देश को तोड़ने मारने का काम किया, उनको आप लेके आ रहे हो तो फिर भी आप सीना चौड़ा कर रहे हो। आप गोल्डी की बात करते, लाओ उसको, इनको क्यों नहीं ला रहे हो आप? उम्मीद कर रहे थे कि राणा को बहुत पहले लाया जाना चाहिए था, लेकिन इसके साथ साथ हम उम्मीद ये भी करते हैं कि उन लोगों को भी लाने का प्रयास करें जिन लोगों ने हमारे बैंकों को लूटा और यहाँ से चले गए, चाहे वो ललित मोदी हो या और जो लोग हो, वो सारे लोगों को फिर से वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। अमित शाह जी तो ट्रम्पेट बजाने के माहिर हैं। ये लोग तो मैं तो ये भी तब कह सकता हूँ ना कि मेहुल चोकसी का भाग जाना, नीरव मोदी का भाग जाना, विजय माल्या का भाग जाना, ये सबसे बड़ा फेलियर है। अगर सफलता की क्रेडिट चाहते हैं तो असफलता के लिए भी कहिए ना कि वी फेल्ड। पर उसके पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आने वाले चुनाव में वो राणा का नाम लेकर वोट की बटोरना नहीं चाहिए। ये भी उसके में हमारी मंशा है कि सरकार की भूमिका इस बारे में स्पष्ट होनी चाहिए। तो सुना आपने, कोई कह रहा है कि हाफिज सईद को लाकर दिखाओ तब माने, कोई कह रहा है कि सैयद सलाउद्दीन को क्यों नहीं लेकर आए। अरे तो आप भी ले आते ना। मोदी सरकार तो 10 साल पहले आई, उससे पहले 10 साल तो आपकी ही सरकार थी, और जितने हमले, जितने कांड, जितने आतंकी वारदातें जो आप हुई, वो तो सब ज्यादातर आपके समय में हुई। आपकी सरकार के समय में ही मुंबई में हमला हुआ था ना। आपने क्या किया? इतना बड़ा अटैक हो गया और आप पाकिस्तान से दोस्ती निभाते रहे, पाकिस्तान को भाव देते रहे। मुंबई अटैक के बाद जब पूरा देश चाहता था कि भारत बदला ले, तो आप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। और अब जब मोदी सरकार तहव्वुर राणा को लेकर आ गई है तो आपको उसका भी क्रेडिट चाहिए। गजब का खेल चल रहा। लेकिन कांग्रेस अकेली नहीं है जो ये पचा नहीं पा रही कि तहव्वुर राणा का भारत की धरती पर हिसाब होगा। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको भी नहीं हजम हो रहा। संजय राउत के सामना में जो संजय राउत ने संपादकीय लिखा है, उन्होंने लिखा कि तहव्वुर राणा को एनआईए ने गिरफ्तार किया, लेकिन भक्त और भजन मंडलियां राणा के प्रत्यर्पण का जश्न मना रही। सामना में लिखा गया कि बीजेपी के लोगों को लगता है कि अगर मोदी न होते तो राणा को भारत नहीं सौंपा जाता। सामना में संजय राउत लिख रहे हैं कि असल में तहव्वुर राणा की जरूरत बीजेपी को बिहार और पश्चिम बंगाल चुनाव में हो। आप सुनिए जरा संजय राउत कैसे भारत की उपलब्धि का मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोग क्या, एक जो वो राणा लाया है तो क्या तहव्वुर राणा, तो ये बीजेपी का राणा फेस्टिवल चल रहा है क्या? कि वो ये फेस्टिवल कर रहे हैं, तहव्वुर राणा फेस्टिवल बना रहे ये लोग। डेफिनेटली मिलनी चाहिए फांसी की सजा, मिलेगी। कसाब को भी फांसी मिली है, उसको भी मिलनी चाहिए। तो दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि विपक्ष की खीज है, जो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि पीएम मोदी की कोशिशों से तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण संभव हो पाए। विपक्ष को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अमेरिका राणा के प्रत्यर्पण के लिए मान गया। विपक्ष मानने को तैयार नहीं है कि मोदी सरकार की सफलता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ऐलान किया कि अमेरिका राणा को भारत भेजेगा। और जब पूरा देश मुंबई अटैक के साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर खुशी जता रहा है, तब पूरा विपक्ष कोप भवन में बैठकर शोक मना रहा है।
मतलब इतना दुख तो पाकिस्तान को भी नहीं हो रहा होगा जितना विपक्ष को हो रहा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कैसे विपक्ष की क्लास लगाई, जरा वो भी सुनिए। जितना दर्द उसके परिवार के लोगों को नहीं हो रहा है, उससे कांग्रेस परिवार और इंडिया अलायंस के लोगों को दुख क्यों हो रहा है। बहुत दुखद है कि किस तरह की भाषा संजय राउत बोल रहे हैं। ये तो लश्कर तैयबा का आर्टिकल ऐसा नहीं होगा जैसा संजय राउत लिख रहे हैं। तहव्वुर राणा के लिए इतना दर्द क्यों है? और ये कहना कि राजनीति के लिए लाया गया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। तो ये विपक्ष का ट्रेंड रहा है कि मोदी सरकार की आलोचना करने के चक्कर में वो अक्सर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा हो जाते हैं। कई बार वो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा लगता है कि वो भारत की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं, और कई बार वो ऐसी बातें कर जाते हैं जो पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए और रसद मुहैया करा देते हैं। इन्हीं के बयानों को कोट करके साबित करने लग जाते हैं कि भाई जो भारत की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच नहीं है। और ये आपको याद होगा कि 26/11 हमले के बाद जब इस देश में माहौल बनाने की कोशिश की गई कि इसके पीछे भी आरएसएस और सो कॉल्ड भगवा आतंकवाद है, और उसमें कसाब के हाथ में जो कलावा बंधा हुआ था, ऐसे छिछले सबूतों के आधार पे, ऐसी बातों के आधार पे कोशिश की गई कि इस देश में एक नैरेटिव बनाया जाए कि 26/11 के हमले के पीछे भगवा आतंकवाद था। ऐसा फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। यही फेक नैरेटिव पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। तो कई बार इस देश में बीजेपी के विरोध में, मोदी के विरोध में, सरकार के विरोध में विपक्ष का स्टैंड कई बार ऐसा लगता है कि वो भारत के साथ नहीं बल्कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े। ये वही विपक्ष है जिसने पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सेना से सबूत मांग लिए और यह भी दावा किया था कि यूपीए के टाइम में भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, यानी वहां भी क्रेडिट की होड़ मची हुई। असल में हंसना और गाल फुलाना ये दोनों एक साथ करना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि सरकार को किसी बात का क्रेडिट ना जाए, और ये भी चाहते हैं कि अगर कुछ हो रहा है तो उसका बराबर क्रेडिट उनको भी मिले, और ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। और आज भी यही हो रहा है। लेकिन खैर, विपक्ष की तो ये आदत ही है देश की हर सफलता पर सवाल उठा। लेकिन देश की जांच एजेंसियां अब मुंबई अटैक के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को उसके गुनाहों की सजा दिलवाने में जुट चुकी, और अब एनआईए की कस्टडी में तहव्वुर राणा अपनी जुबान से बताएगा, नए नए राज फाश करेगा, खोलेगा। तब पता चलेगा कि इस देश के भीतर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम देने में उनकी मदद की थी। लेकिन वो जब खुलासा होगा तब तो होगा ही, लेकिन अमेरिका के न्याय विभाग ने जो एक नया खुलासा किया है, जरा उस पर गौर करिए। तहव्वुर राणा ने मुंबई अटैक के दौरान मारे गए लश्कर के लोग इस हमले के हकदार थे। आप सोचिए कितनी विकृत मानसिकता है कि 166 बेगुनाह लोगों की मौत को तहव्वुर राणा ये कह रहा है, जस्टिफाई कर रहा है कि भारत के लोग इसके हकदार थे, वो डिजर्व करते थे। राणा ने कहा था कि मारे गए आतंकियों को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने हैदर दिया जाना चाहिए। निशाने हैदर पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य वीरता का पुरस्कार है और सिर्फ सैनिकों को दिया जाता है। लेकिन तहव्वुर राणा चाहता था कि आतंकियों को भी निशाने पाकिस्तान से सम्मानित किया जाए। सोचिए तहव्वुर राणा की पाकिस्तान सरकार और फौज में कितनी जबरदस्त पैठ होगी, और पैठ तो थी, ये सब तो आप जानते ही हैं। एक फैक्ट है कि तहव्वुर राणा पाकिस्तानी फौज में मेजर के ओहदे पर काम कर रहा है, डॉक्टर था पेशे से, और उसके बाद उसने इतनी बड़ी आतंकी वारदात में वो शामिल हुआ। और इसीलिए तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण उसे सिर्फ सजा दिलवाने का एक काम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के रोल को भी बेनकाब करने के लिए जरूरी। यह देश के लिए इंसाफ की घड़ी है।
लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि इसमें भी विपक्ष को पॉलिटिक्स की पड़ी।